जब एक बंदा जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो, जब वो एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस की बेस पे चेंज होता है या तीसरी पर्सनैलिटी में भी इवन चेंज होता है, तो हमारे लोग फेथ हीलर्स के पास लेके जाते हैं, यानी कि वो मौलाना साहब के पास लेके जाते हैं और तावीज़ वगैरह से इनका इलाज करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिन अशख़ास में, जिन बंदों में ये बीमारी होती है, उनमें 2 या उससे ज़्यादा पर्सनैलिटी आती हैं। और जब उसमें 2 या उससे ज़्यादा पर्सनैलिटी आती हों तो उनमें सोच भी चेंज हो जाती है, उनके एहसासात भी बदल जाते हैं, उस पर्सनैलिटी में उनके उस तरह के जज्बात भी बदल जाते हैं। और जब सोच, एहसास और जज्बात बदल जाते हैं तो उसके नतीजे में उनका बिहेवियर भी बदल जाता है, वो उस तरीके में अमल भी उसी पर्सनैलिटी के मुताबिक करते हैं। देखा ये गया कि स्ट्रेस के नतीजे में मुसीबत को बर्दाश्त करने की सलाहियत मुतासिर होने की सूरत में उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और इसमें एक और जो सिम्टम है इनका, वो बहुत ज़रूरी है कि जब वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में चेंज होते हैं और वापस जब भी चेंज होते हैं अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में, तो उनकी मेमोरी में गैप्स आते हैं, लैप्स आते हैं। उनको कुछ नहीं याद होता कि मैं किसी पर्सनैलिटी में चेंज भी हुआ था। इसको पहले ज़माने में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इस बीमारी की वजूहात के बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा, जैसे शुरू में मैंने बयान किया, स्ट्रेस है। वो लोग जिनमें स्ट्रेस, मुसीबत को बर्दाश्त करने की सलाहियत मुतासिर हो, वो ना बर्दाश्त कर सके, उनकी स्ट्रेस कोपिंग मुतासिर हो, उनमें देखा गया कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एक पार्ट जो कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, उनका चांस ज़्यादा होता है। वो लोग जिनमें डिप्रेशन की बीमारी यानी कि उदासी की बीमारी, वो लोग जिनमें घबराहट की, खौफ की बीमारी यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इवन यहाँ तक भी हमने देखा कि जो लोग जिनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD यानी कि बाद सानहा ज़हनी दबाव, उनमें भी देखा गया कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर उन लोगों में भी पाया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनमें कुछ चाइल्डहुड ट्रामा हुआ है, बचपन में उनके साथ कोई हादसात पेश आए हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि वो उन हादसात को रिजिलियंट, उनको मुकाबला नहीं कर सकते, तो जवानी में आके, लेटर स्टेज एडल्टहुड में आके वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो है साइकोथेरेपी, यानी कि बातचीत के ज़रिए इलाज। जी हाँ, जब अब एक दफ़ा हमें आइडेंटिफाई हो जाए, हमें पता चल जाए कि इस बंदे को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी असेसमेंट अच्छे तरीके से करें। और असेसमेंट में हमें यही पता लगता है कि इसकी वजह क्या है। क्या ये डिप्रेशन की वजह से है, क्या ये एंग्जाइटी की वजह से है, क्या ये PTSD की वजह से है, या इनमें मुसीबत यानी स्ट्रेस को झेलने की सलाहियत बेहतर नहीं है, या इनमें एडजस्टमेंट का इशू है। तो एक दफ़ा जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें ये मसला है, फिर हम उनकी उस कमज़ोरी पे काम करते हैं। उसमें हम साइकोथेरेपी के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, उसमें हम बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल सेशन होते हैं, ये 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने का काम नहीं है, ये चंद हफ्तों से चंद महीनों पे ही डिपेंड करता है और आगे जाता है। और थोड़ा स्लो लेकिन एक अच्छा और पुख्ता इलाज है, जिसमें हम मरीज़ के साथ साइकोथेरेपिस्ट और मरीज़ मिल के काम करते हैं, उसकी फैमिली की सपोर्ट भी हासिल होती है। इसका चैलेंज सबसे बड़ा हमें अवेयरनेस के लिहाज से, इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी अवेयरनेस की जाए और हर आम और ख़ास बंदे को उसके बारे में पता हो कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है और इसकी क्या वजूहत हो सकती है। अगर हम मरीज़ के हवाले से बात करें तो जब एक बंदा जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो, जब वो एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस की बेस पे चेंज होता है या तीसरी पर्सनैलिटी में भी इवन चेंज होता है, तो हमारे लोग फेथ हीलर्स के पास लेके जाते हैं, यानी कि वो मौलाना साहब के पास लेके जाते हैं और तावीज़ वगैरह से इनका इलाज करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका तजुर्बा बहुत तल्ख़ होता है और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनकी बीमारी बहुत सख्त हो चुकी होती है। और डॉक्टर्स में भी कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं जिनका नफ्सियात से या साइकेट्री से बहुत कम तजुर्बा होता है,
تو وہ ان کو اس طریقے سے علاج نہیں کر پاتے. اور جب ایک ماہر نفسیات ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس یعنی ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بیماری جو ہے 5 سے 6 سال پرانی ہو چکی ہے, بہت مشکل کورس اختیار کر چکی ہوتی ہے, اس کو اس ٹائم پہ علاج کرنا مشکل ہوتا ہے. تیسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ فیملی سمجھتی کہ مریض ڈرامہ کر رہا ہے, تو یہ مریض بالکل ڈرامہ نہیں کر رہا, اور مریض کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے چینج کو کنٹرول میں رکھے.